Good afternoon, friends. So, I welcome you all on the behalf of Light Food and Nirmal Ayurved. Light Food is basically an initiative by the Nirmal Ayurved. Our main aim is to provide the best nutrition in the Veda way. So, what do I mean by the Veda way? Is that Ayurveda specifically precisely बहुत जगह पे बताता है कि हमारा जो फूड होता है न्यूट्रिशन है उसमें कितने न्यूट्रिशनल फैक्ट्स होने चाहिए. So basically, if I'll quantify everything in the terms of calorific values and energy, carbohydrates, fats, contains, so it will mess up and बहुत ज़्यादा complicated हो जाता है. So to make it very simple for the day-to-day for all the public, so we are here. So what Ayurveda says कि न्यूट्रिशनल फैक्ट्स को कैसे आप बहुत सिंपल वे में प्रोवाइड करवा सकते हो हर किसी को विदाउट क्वांटिफाइंग इट. सो विदाउट क्वांटिफाइंग हाउ कैसे हम सारे न्यूट्रिशंस अपने बच्चों को सबको ही दे सकते हैं. तो बेसिकली आयुर्वेद के तीन मेन प्रिंसिपल्स होते हैं, दैट इज फूड, आहार, निद्रा एंड ब्रह्मचर्य, दैट वी कैन से फूड, स्लीप एंड सेलिबेसी. सो अमंग दैट फूड इज द मेन प्रिंसिपल जिसकी वजह से बिकॉज इट इज एसेंशियल फॉर ऑल द लिविंग बींग्स फ्रॉम द वेरी इनिशियल ऑफ द स्टेज ऑफ द लाइफ टिल द एंड. So when we'll speak about the food, everyone will say that food is important for the life, food is important for nourishment, food is important for development. But क्या कोई ये बताता है कि food importance है क्यों? Why we should eat it? किस टाइम पे हमें खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, according to the disease, according to season. So everything is much more important for the food. हमें कैसे उसे बनाना है, कब बनाना है, कितना बनाना है, किस टाइम पे बनाना है, किस सीजन में क्या स्पेसिफिक फूड बनाना है. सो ऑल दीज थिंग्स आर वेरी ब्यूटीफुल. इवन दो देयर इज अ फैक्ट दैट कि हाउ टू प्लेस द वेजिटेबल्स इन अ प्लेट, सो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि हमारे को कौन सी चीज किस साइड पे रखनी है. अगर पानी का ग्लास है तो वो लेफ्ट हैंड साइड पे है, राइट हैंड साइड पे है. वेजिटेबल्स जब हम प्लेटिंग करते हैं, सो विच टाइप ऑफ वेजिटेबल्स शुड बी प्लेस्ड एट वट पोर्शन एंड कहाँ पे रखनी चाहिए प्लेट में. ऑल दीज थिंग्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. सो सिमिलरली हमारा जो एजेंडा है राइट नाउ, व्हाट वी आर प्लानिंग कि टू प्रोवाइड ऑल दीज फैक्ट्स टू एवरीवन. सो व्हाट इज लाइट फूड इज द सेम, दैट हाउ वी कैन take a nutritious healthy food just by our kitchen, not by anything else. So our kitchen contains of each and everything, and by the simple ways how can we provide the nutritive food to all of us. Now, moving on to next, before the webinar, we have got some questions that how do we inculcate more eating habits in our child, and also what diet chart need to be followed. Some of the parents have asked that they have their kids are having some sort of health issues, and how by the means of food and nutrition how we can control them, or up to what extent it can be controlled, and what specific diet can be given in certain conditions, like if a kid is underweight, undernourished, then what sort of diet should be given at what time, and if a child is overnourished, then what sort of diet should be given at what time. See, better we can if we'll say that बच्चे जो हैं हम उनको ये कहें कि ये बहुत कमजोर है या बहुत ज्यादा मोटा है, बहुत ज्यादा हैवी है, so those are not the right thing. So we can say that कि undernourished है या poorly nourished है या overly nourished है. So basically the key role is nourishment only. द इम्पोर्टेंस ऑफ फूड कम्स विद द सीजन एज वेल. सीजन है, कौन सी डिसीज में कैसा फूड लेना है, किस कहाँ पे हम रहते हैं, कौन सा हैबिटेट हमारा है, उसमें हमें कैसा फूड लेना चाहिए. ऑल दीज थिंग्स वी विल स्पीक अबाउट इन दिस सेशन, एंड स्पेसिफिकली वी विल फोकस ऑन द किड्स. सो लेट्स फॉर द एग्जांपल, अगर हम देखें कि कौन से सीजन में कौन सा हमें खाना खाना चाहिए. सो वी ऑल नो कि अगर हम आप मकर संक्रांति जो जनवरी फरवरी के आसपास आती है, जनवरी में मोस्टली आती है अराउंड 13-14, उस टाइम पे तिल के लड्डू स्पेसिफिकली खाए जाते हैं. सो डज एनीवन नो द रीजन बिहाइंड दैट कि क्यों तिल के लड्डू उसी टाइम पे खाए जाते हैं. सो आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट योर आंसर्स इफ यू कैन गिव योर इनपुट्स वट एवर यू नो, बिकॉज एवरीवन नोज समथिंग अबाउट समथिंग. सो मे बी मैं कुछ पॉइंट ऐसे हो जो मैं नहीं जानता हूँ वो आप जानते हो, सो यू कैन गिव योर इनपुट्स इन बिटवीन ऑल्सो. तो यार कमिंग टू द सेम कि क्यों हम तिल के लड्डू मकर संक्रांति के टाइम पे खाते हैं. See, when we'll come to the Ayurveda way of the food, Ayurveda says that कि वात पित्त कफ तीन एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर.
जो सारे रोल प्ले करते हैं, बिकॉज वात पित्त कफ दीज थ्री विल बी इन्वॉल्व इन ईच एंड एवरी फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी. सो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मकर संक्रांति और जनवरी फरवरी दिसंबर से जनवरी के टाइम पे वात प्रकोप रहता है बॉडी के अंदर, वात बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वातिक डिसऑर्डर्स होने शुरू होते हैं. फॉर एग्जांपल पेन, बॉडी के अंदर पेन बहुत ज्यादा रहता है, जॉइंट्स पेन ज्यादा रहता है, फ्लैटुलेंस ज्यादा रहती है, डाइजेशन इम्प्रॉपर रहता है, सही से डाइजेशन नहीं रहता. सो जब वहां पे हम तिल देते हैं, देन तिल इज द मेन रेमेडी फॉर वात. So see how beautifully in our ancestors, though they know about everything or not in the Veda way, but they know everything कि किस टाइम पे कौन सा फूड देना चाहिए. सो आवर एंसेस्ट्रल फूड और हमारा इंडियन मैथोडोलॉजी के अकॉर्डिंगली जो हमारे को फूड शुरू से दिया जा रहा है, या हम कहें दादी माँ के नुस्खे जो हमारे चलते आ रहे हैं, दे ऑल हैव द बेसिक साइंटिफिक वे अकॉर्डिंग टू द वेदास. उस समय वात का प्रकोप ज्यादा होता है, तिल इज द बेस्ट रेमेडी फॉर वाता, एंड तिल इज बीन गिवन इन द डाइट इन एवरी वे. काला तिल, सफेद तिल, कभी उसको तेल के रूप में दिया जाता है खाने में, तिल के तेल में खाना बना के, या तिल के लड्डू, तिलकुट बनाते हैं, या अलग अलग स्वीट्स बनाते हैं तिल से, बिकॉज मधुर रस और स्वीट टेस्ट एंड तिल बोथ पैसिफाइज द वाता, राइट. सो दिस इज जस्ट फॉर एग्जांपल फॉर सीजन. नाउ व्हेन विल सी इफ अ डिसीज, अगर डिसीज का हम एग्जांपल ले यहाँ पे, सो फॉर मोस्ट ऑफ द डिसीज लाइक इफ यू से रात के टाइम दही खाने के लिए मना करा गया है, राइट. क्यों मना करा है? क्योंकि अगर हम देखें सिमिलरली कफ का प्रकोप रात के टाइम में होता है, रात को कफ बढ़ जाता है, और दही और कफ दोनों ही सेम होते हैं. तो जितनी दही खाएंगे उतना कफ पड़ेगा, और इसीलिए जो जितने भी पेशेंट्स होते हैं जिनको कोई भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, बिकॉज कफ का मेन स्थान जो होता है, मेन सीट होती है, वो रेस्पिरेटरी होती है, चेस्ट होती है. सो अगर कफ जितना ज्यादा बढ़ेगा उतनी ज्यादा ब्रीदिंग डिफिकल्टी होगी. तो इसलिए रात के टाइम दही का सेवन कभी नहीं करना चाहिए. Next, we'll come to the habitat. Habitat, the place we live in. Like if you'll see, there is a huge difference between the food habits of North Indians and South Indian, East Indian and West Indians. क्यों? Because the things, so जहाँ पे वो रहते हैं वहाँ के जो क्लाइमेट है, वहाँ के क्लाइमेट के अकॉर्डिंगली ही वहाँ की क्रॉप्स हैं, और उसी के अकॉर्डिंगली उन क्रॉप्स के अंदर गुण होते हैं, उसी के हिसाब से वहाँ के फूड जो है नरिश्ड होते हैं. लाइक नॉर्थ इंडिया में मोस्टली हम घी यूज करते हैं खाना खाने के अंदर, एंड जब हम साउथ इंडिया में जाते हैं वहाँ कोकोनट ऑयल बहुत ज्यादा यूज होता है. सो द सेम थिंग, जैसे हमने एक्सप्लेन किया पहले कि आयुर्वेद में 3 चीज को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, दैट इज फूड, स्लीप एंड सेलिबेसी. So as food is important from the basically from the birth till that, so first we will take the concept of food. And when we start from the birth, so the first segment of our age group comes from the infancy to the childhood. So that's why we have choose the nutrition facts of the child. Now here, why particularly we should focus upon the child age group for nutritional facts, because this is the age, यही वो एज है जहाँ से हमारा एक्चुअल ग्रोथ शुरू होती है, और जो भी हम चाइल्ड्स के अंदर इंड्यूस करेंगे, जैसे भी उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड होगा, द सेम थिंग दे विल कैरी टिल द एंड. तो नाउ कम्स टू, अगर हम देखें कि हम क्यों फूड का इम्पोर्टेंस है चाइल्ड्स के चाइल्ड में. सो फूड को आयुर्वेद में या फिर हिंदू मैथोडोलॉजी में भी, और अकॉर्डिंग टू द वेदा आल्सो, फूड इज बीन क्लासिफाइड इनटू 3: सात्विक, राजसिक एंड तामसिक. Similarly, we have the 3 elements of our body: सात्विक, राजसिक, तामसिक, same as that of वात, पित्त एंड कफ. तो सात्व, राज, तम, अगर 3 टाइप का फूड है, जिस तरह का फूड बच्चा ज्यादा खाता है या हम उसको ज्यादा खिलाएंगे, उसी तरह का उसका मेंटल, फिजिकल, सोशल एंड साइकोलॉजिकल ग्रोथ होना शुरू हो जाता है. अगर सात्विक फूड ज्यादा खिलाया जाता है बच्चों को, तो सिमिलरली उनका जो सत्व बल है वो ज्यादा बढ़ता है, और ऐसे ही सत्व गुण के बढ़ते बढ़ते उनकी बॉडी जो है सात्विक ज्यादा होती है. राजसिक फूड ज्यादा खिलाया जाता है तो बॉडी राजसिक होती है, तामसिक फूड ज्यादा खिलाया जाता है तो बॉडी तामसिक होनी शुरू हो जाती है. सो इट इज वेरी वेल सेड दैट सत्व इज ओवरऑल, राजसिक इज प्रवर्तक, रजस गुण जो होता है वो इनिशिएट करता है बहुत ज्यादा, तामसिक इज नियामक, तामसिक फूड जो होता है वो सप्रेस करता है. राजसिक फूड ज्यादा खिलाने से बच्चों में हाइपर एक्टिविटीज सिंड्रोम ज्यादा दिखने शुरू हो जाते हैं. जो बच्चे राजसिक फूड ज्यादा खाते हैं वो हाइपर एक्टिव होते हैं या बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं. तामसिक फूड ज्यादा खाने वाले बच्चे हमेशा ड्राउजी रहते हैं, लेथार्जिक रहते हैं, काम कम करते हैं. सिमिलरली सात्विक फूड जो लेते हैं वो बैलेंस्ड रहते हैं, उनकी एवरीथिंग इज बैलेंस्ड फ्रॉम ईच एंड एवरी एक्टिविटी टू ईच एंड एवरी मेंटल प्रोपोर्शन. नाउ हाउ, व्हाट इज दिस सात्विक फूड? अगर मैं सिंपल एग्जांपल देता हूँ, सात्विक फूड कौन सा होता है? सात्विक फूड है
जो फूड एडिक्वेटली कुक्ड हो, मसाले स्पाइसेस एडिक्वेट डाले हों, कम से कम हो, बहुत ज़्यादा ना हो, ज़्यादा स्पाइसी ना हो, घी की मात्रा ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करी गई हो खाने के अंदर, बिकॉज़ घी इज़ प्रेडोमिनेंस ऑफ सत्व गुण। राजसिक फूड, बहुत ज़्यादा स्पाइसेस वाला फूड जो होता है वो राजसिक होता है। तामसिक फूड कौन-सा होता है? जिस फूड के अंदर बहुत ज़्यादा ही फैट्स यूज़ करे गए हों अपार्ट फ्रॉम घी। घी इज़ सात्विक गुण, अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल अदर फैट्स आर तामसिक। लाइक इफ अगर हम करंट डे में देखें, चीज़ इज़ अ तामसिक, कर्ड इज़ तामसिक, जो बहुत ज़्यादा दही का सेवन अगर हम खाते हैं तो वो तामसिक गुणों को वृद्धि करता है शरीर के अंदर। स्पेसिफिकली अगर हम किसी भी तरह का नॉन-वेज ज़्यादा खाते हैं तो वो सब तामस गुणों को बढ़ाता है, बिकॉज़ इट इंड्यूस द लेथार्जी। Now, how does this sattvic, rajasic, tamasic food affect our mental, physical, social and psychological parameters? अगर हम देखें तो जिस तरह का फूड हम खाते हैं, वो फूड जब हमारे शरीर के अंदर जाता है, तो वो उन्हीं गुणों को वृद्धि करता है, उन्हीं गुणों को नरिश करता है और उन्हीं गुणों को शरीर के अंदर बढ़ाता है। सत्व गुण जब शरीर के अंदर जाता है, तो वो दिमाग के सत्व गुण को बढ़ाता है, जिससे बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा सत्व गुण की ओर बढ़ता है। कनेक्शन लॉस्ट आ रहा है। सत्व गुण की ओर बढ़ता है और सत्व गुण की ओर बढ़ने से उसकी बुद्धि का डेवलपमेंट जो होता है वो आइडियल डेवलपमेंट होता है और ऐसे ही वो आगे एकेडमिक्स में बहुत अच्छा अचीव करता रहता है। राजसिक गुण की ज्यादा वृद्धि होने से बच्चा बहुत जल्दी टास्क को लेता तो है बट उसे कभी कंप्लीट नहीं करता है, बहुत जल्दी टास्क को छोड़ देता है, बार बार टास्क को छोड़ता चला जाता है और वो कंप्लीशन पे नहीं होता है, तो वो हाइपर एक्टिविटी सिंड्रोम में चला जाता है। तामसिक गुण ज्यादा लेने से या तामसिक फूड ज्यादा लेने से, दही, चीज, ये सब लेने से बच्चा लेथार्जिक हो जाता है, तो वो किसी भी काम में इनिशिएट नहीं करता है जल्दी से। सिमिलरली फिजिकल फैक्टर्स अगर हम देखें तो इन्हीं तीनों से सात्विक गुण से बॉडी आइडियली डेवलप्ड होती है, मसल्स स्ट्रांग रहती हैं। राजसिक गुण के बच्चे हमेशा लीन एंड थिन मिलेंगे जब वो राजसिक फूड ज्यादा खाएंगे। तामसिक फूड ज्यादा खाने से बच्चे स्टाउट हो जाते हैं, लेथार्जिक हो जाते हैं, हैवी वेट हो जाते हैं, ओवरली नरिश जिन्हें हम कहें वो हो जाते हैं। बेसिकली उनका नरिशमेंट कम रहता है बट उनकी बॉडी के अंदर फैट एक्यूमुलेशन ज्यादा होना शुरू हो जाता है। सोशल पैरामीटर्स सिमिलरली जैसे मेंटल और फिजिकल पैरामीटर्स होंगे वैसे ही सोशल पैरामीटर्स डेवलप होने शुरू हो जाते हैं। द मेन थिंग कम्स हियर साइकोलॉजिकल पैरामीटर्स। द वे द पर्सन थिंक्स डिपेंड्स अपॉन द फूड। जैसा हम फूड लेंगे वैसा ही उसके सोचने की शक्ति बननी शुरू हो जाती है। सात्विक प्रकृति वाले या सात्विक फूड लेने से सात्विक प्रकृति डेवलप होती है, जिसे हम कहते हैं ऋषि का है। जैसे बहुत बड़े साधु मुनियों की जो प्रकृति होती है, जिस तरह से वो समाज में उठते बैठते हैं, बात करते हैं, उनकी वैसी ही प्रकृति डेवलप होनी शुरू हो जाती है। राजसिक फूड जैसे हम खाते हैं तो वो हाइपर एक्टिव रहते हैं, गुस्सा बहुत जल्दी आता है, किसी से भी बात करने में बहुत जल्दी एक्साइट हो जाते हैं, एंग्जाइटी इश्यूज उनके साथ बहुत ज्यादा होते हैं। तामसिक फूड जैसे जो ज्यादा लेते हैं, तामसिक फूड लेने से लेथार्जीपना रहता है, इरिटेबिलिटी उनके अंदर आ जाती है, चिड़चिड़ाहट रहती है एक हल्की से हर समय। मोर ओवर अगर आपने देखा होगा तामसिक फूड में हमने यहाँ बात करी कि नॉन वेजिटेरियन फूड इज कम्स अंडर द तामसिक कैटेगरी ऑफ फूड। एक बहुत बेसिक सा कंसेप्ट है जिसे हम कहते हैं ब्रेन गट एक्सिस। तो जैसे हमारे ब्रेन का न्यूट्रिशन होता है या जैसा हम फूड खाते हैं वैसे ही हमारे ब्रेन का नरिशमेंट होना शुरू होता है। तो जो ब्रेन गट एक्सिस है वो यही काम करता है, जैसा हमारा गट है वैसा ही हमारा ब्रेन है, जैसा हम फूड लेंगे वैसा ही हमारे ब्रेन की बुद्धि, ब्रेन का डेवलपमेंट होगा। सो जस्ट थिंक कि अभी रिसेंटली एक स्टडी हुई थी जिसके अंदर ये प्रूव हुआ था कि जिन भी लोगों का ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया गया था, उन ऑर्गन ट्रांसप्लांट में जो रिसीवर्स थे जिन्होंने डोनर्स से ऑर्गन लिया था, लेटर ऑन उनके अंदर जो डोनर था उसकी कुछ हैबिट्स आनी शुरू हो गई थी। सो which says that कि every cell has its own memory। तो अगर हम किसी भी पशु को खाते हैं तो पशु को खाने से उसकी जो सेल मेमोरी है वो हमारे अंदर कहीं ना कहीं इनकलकेट होनी शुरू हो जाती है, एंड वन और द अदर वे वो मेमोरी हमारी मेमोरी को कहीं ना कहीं इफेक्ट करती है। तो इसीलिए साइको सोशल पैरामीटर्स बहुत ज्यादा मैटर करते हैं कि हम कौन सा फूड किस तरह से लेते हैं। नेक्स्ट कम टू, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए ये आपको मैं दिखा रहा हूँ कि कैसे कौन सा फूड किस तरह के बच्चों में देना चाहिए। अगर कोई बच्चा उसकी बिल्ड कैसी है, अब बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि हाउ डू वी डिसाइड कि हमारे को कौन सा फूड देना चाहिए, वेदर आर बेबीज और किड इज अंडर नरिश्ड, ओवरली नरिश्ड और मॉडरेटली नरिश्ड।
तो उसका नरिशमेंट कैसा है, वैसे पुअर है नरिशमेंट या एडिक्वेट नरिशमेंट है. So all these things can be decided very easily rather than going into the calorific parameters कि अगर हम हर किसी को क्वांटिफाई करके उसको कैलोरीज में डिफाइन ना करके बहुत इजीली जज कर सकते हैं, बहुत इजीली क्वांटिफाई कर सकते हैं कि उसकी डेवलपमेंट, हमारे बच्चे की डेवलपमेंट कैसी है, बहुत अच्छी डेवलपमेंट है या पुअर डेवलपमेंट है या मॉडरेट डेवलपमेंट. तो बेसिकली 4 पैरामीटर्स प्लेज अ की रोल. अगर हम देखें तो बच्चे की बिल्ड कैसी है, उसका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है, बॉडी स्ट्रक्चर एडिक्वेट है, मॉडरेट है, ओवर है या फिर अंडर नरिश्ड है. सो बेसिकली अगर द सेम थिंग अगेन कि हम ये कैसे डिफाइन करेंगे कि उसका स्ट्रक्चर सही है या नहीं है. ठीक है, जब भी हम किसी चीज को डिफाइन करते हैं तो उसका बेसिक एक पैरामीटर होता है कि सोशली बाकी बच्चों ऑफ द सेम एज ग्रुप उनका नरिशमेंट कैसा है, उसके बेसिस पे डिसाइड किया जाता है. ऑब्वियसली अगर एक 4 या 5 साल का बच्चा है और उसका वेट है 10 to 12 kg और 13 kg, सो वो अंडर नरिश्ड है, जो कि आइडियली वेट 16, 17, 18 kg तक होना चाहिए 4-5 साल के बच्चे का. वहीं अगर एक बच्चा है जो 8, 9, 10 साल का है और उसका वजन है 50, 55 किलो, तो वो ओवर है, क्योंकि उसका वजन अप्रोक्सीमेटली 30, 35 किलो, 40 किलो मैक्सिमम होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए. नाउ सेकंड कम्स विद द एक्टिविटी कि बच्चे की एक्टिविटीज कैसी हैं. हाइपर एक्टिव है, हाइपो एक्टिव है, लेथार्जिक है, नॉर्मली एक्टिविटी वो करता है, अगर उसे कोई टास्क असाइन किया जाए तो वो टास्क करता है क्या, एक जगह पे कितनी देर तक बैठ पाता है. समटाइम्स अगर हम देखें तो अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी सिंड्रोम होता है, एडीएचडी जिसे बोलते हैं. उसके अंदर बच्चे एक जगह पे हार्डली 1 मिनट तक बैठ पाते हैं और वो कॉन्टिन्यूसली किसी ना किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहते हैं, वो खाली नहीं बैठ सकते. रात को सोते भी कम है, कुछ ना कुछ उन्हें करते रहना चाहिए, करते रहते हैं. कुछ कहते हैं कि बहुत ज्यादा शैतान है, बट एक्चुअली आइडेंटिफाई दैट कि उसको बेबी दैट किड नीड्स स्पेशल अटेंशन और उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं. नेक्स्ट थिंग कम्स टू द अटेंटिवनेस कि बच्चे की अटेंटिवनेस कितनी है. अगर आप उसको कोई काम बोलते हैं या कुछ उसको टास्क देते हैं तो उसमें कितना अटेंशन दे पाता है अपना. अगर आप देखें लेट से कि फॉर एग्जांपल अटेंशन के एक एग्जांपल देते हैं कि अगर आप उसको बोला कि 1 to 10 तक उसको गिनती बोली है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एंड रैंडमली उसमें से कुछ वर्ड्स बोले हैं, लेट से कि राइट 4 5 6. आई एम स्पीकिंग अबाउट द वेरी इनिशियल स्टेज जब बच्चा पढ़ना लिखना सीखता है. तो उस समय उसका अटेंशन लेवल कितना है, अटेंशन और कंसंट्रेशन आपकी बातों पर कितना है, वो डिपेंड करता है कि उसकी मेमोरी ऑफ रिकॉल, वो कितनी जल्दी उन चीजों को रिकॉल करके दोबारा से प्रेजेंट कर पाता है. Attentiveness अच्छी है, then it's okay, nothing to worry about. Attentiveness poor है, then they need some sort of improvement in the food. Attentiveness ज़्यादा है, then it's okay, it's a very good thing, no need to worry about it. Now response to call. Response to call means कि आपने अगर कोई उसको let's say कि बच्चा कहीं बैठा है, आपने उसको बोला है कि get up and shut down the door, उठो डोर बंद करके आओ, एंड द किड इज वेरी लेथार्जिक, नहीं मैं नहीं जा रहा, आई कांट डू दैट, आई एम हैविंग पेन, एंड वो कोई भी रीजन देना शुरू करता है, एक्सक्यूजेस बनाना शुरू करता है. सो दैट इज लो रिस्पॉन्स टू कॉल. जनरली किड्स ऐसे नहीं होते, दे आर वेरी ओबीडियंट. आप उनको कोई भी एक्शन दोगे, कोई भी टास्क दोगे, देन दे ट्राई टू कंप्लीट इट एज सुन एज पॉसिबल. नाउ यहाँ पे आता है कि तीनों चीज हो सकती है. रेस्पॉन्स टू कॉल इज वेरी ओके, देन इट्स गुड. रेस्पॉन्स टू कॉल इज गुड, देन इट्स ऑल्सो गुड. एंड आपके टास्क देने से पहले ही बच्चा अगर उसे कंप्लीट करने की कोशिश करता है विदाउट हियरिंग यू आउट कंप्लीटली, देन ऑल्सो दैट्स अ पॉइंट ऑफ कंसर्न, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए. जनरली हर चीज को सुन के उसके बाद ही आगे उसको बढ़ना चाहिए. तो अगर रेस्पॉन्स टू कॉल भी लो है, स्लो रेस्पॉन्स टू कॉल है, देन ऑल्सो देर इज सम सॉर्ट ऑफ थिंग कि जिसमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है. नाउ हाउ कैन वी इंक्रीज ऑल दिस थिंग एंड मैनेज ऑल दीज थिंग्स. कैसे असेसमेंट करें वो अभी डिस्क्राइब करा. नाउ अगर समटाइम्स ऐसा होता है कि बच्चे की बिल्ट जो है वो तो हल्की है, पेशेंट बच्चा जो है वो अंडरली नरिश्ड है, बट उसकी एक्टिविटीज आर वेरी नॉर्मल, वेरी गुड, अटेंटिवनेस इज वेरी गुड, रिस्पॉन्स टू कॉल इज वेरी गुड. देन उस केस में आपको क्या करना चाहिए. तो बेसिकली वहां पे हमारे को कुछ नहीं करना, हमारे को सिर्फ उसकी बिल्ड या मसल मास, उसकी ग्रोथ के ऊपर ध्यान देना है. तो ग्रोथ के ऊपर ध्यान देने का सबसे अच्छा है कि उसकी डाइट के अंदर आटे का इस्तेमाल ज्यादा करें, बेसन का इस्तेमाल ज्यादा करें, दूध का इस्तेमाल ज्यादा करें और घी का इस्तेमाल ज्यादा करें. एक चीज मैं यहाँ कोट करना चाहूंगा, घी को कभी भी बच्चे के खाने में ऊपर से ना डालें. घी को हमेशा बच्चे का जब खाना बनाते हैं उस खाने के अंदर मिक्स करके बनाएं, तो उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू ज्यादा बढ़ जाती है और जो फूड है वो उसकी क्वालिटीज को भी अब्जॉर्व कर लेता है, एंड दैट विल गिव मच बेटर न्यूट्रिशन देन द एडेड ऑन घी. नेक्स्ट कम्स, अगर बिल्ट उसकी नॉर्मल है, बिल्ट भी कम है, एक्टिविटीज भी कम है, बट अटेंटिवनेस इज गुड, रिस्पॉन्स टू कॉल इज गुड,
तो आपको वहां पे सिर्फ उसके कैलोरीज इनटेक के ऊपर ध्यान देना है, मतलब उसको एक्स्ट्रा शुगर्स देनी है थोड़ी सी, जिससे कि उसकी एक्टिविटीज इंक्रीज हो। सी, हमारी बॉडी के अंदर कुछ भी काम करने के लिए हमें बेसिकली शुगर की जरूरत होती है, ग्लूकोज की जरूरत होती है। ग्लूकोज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनिशियल इमीडिएट एनर्जी, इनिशियल एनर्जी। तो अगर एक्टिविटीज कम है, दैट मीन्स देयर इज अ लो एनर्जी लेवल। तो एनर्जी लेवल को इंक्रीज करने के लिए वहां पे एक्स्ट्रा एडेड शुगर्स हम उसे दे सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ चॉकलेट्स, टॉफीज, या फिर उसको मीठा हलवा बना के खिला सकते हैं, जूसेस दे सकते हैं बीच बीच में, डाइट के बीच बीच में जूसेस दे सकते हैं, विच विल इंक्रीज द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द फूड। थर्ड थिंग कम्स, अगर बिल्ड भी कम है, एक्टिविटी भी कम है, अटेंटिवनेस भी कम है, तो अलॉन्ग विद द बिल्ट डाइट, अलॉन्ग विद द एक्टिविटी डाइट, हम वहाँ पे इंक्रीज कर सकते हैं उसका इलेक्ट्रोलाइट्स इनटेक। इलेक्ट्रोलाइट्स इज बेसिकली विच प्लेज द रोल इन द अलर्टनेस ऑफ द ब्रेन। ब्रेन के अलर्टनेस में इलेक्ट्रोलाइट्स का मेजर रोल रहता है। तो इलेक्ट्रोलाइट्स इंक्रीज करने के लिए हम, नारियल पानी इज वेरी वेरी गुड, नारियल पानी इज वेरी रिच इन इलेक्ट्रोलाइट्स, सो दैट्स वेरी गुड। आप इलेक्ट्रोलाइट्स को इंक्रीज करने नारियल पानी दे सकते हैं। साथ में घर में अगर नारियल पानी मोस्ट ऑफ द टाइम अवेलेबल नहीं होता, या करंटली दिस लॉकडाउन में इट्स नॉट गुड टू गेट अ नारियल पानी फ्रॉम आउटसाइड, तो क्या कर सकते हैं आप, जनरल जो सिंपल ORS होता है, या फिर एक ग्लास पानी के अंदर 1 चम्मच चीनी, थोड़ा सा नमक, ये डाल के, थोड़ा सा नींबू डाल के दे सकते हैं बच्चे को, दैट्स ऑल्सो वेरी गुड। हाँ, मेन चीज, जब भी आप नींबू पानी बनाए तो कभी भी उसमें नमक और चीनी दोनों डालना ना भूलें। चीनी ज्यादा, नमक कम, बिकॉज अगर नमक नहीं होगा तो चीनी का कभी भी एब्जॉर्प्शन पेट के अंदर नहीं होता। चीनी का एब्जॉर्प्शन तभी होगा जब नमक उसके साथ मिला हुआ होगा, नहीं तो चीनी का एब्जॉर्प्शन हमारी इंटेस्टाइन्स नहीं करती है, डायरेक्ट शुगर एब्जॉर्प्शन नहीं करती है, और या फिर करती है तो बहुत बहुत कम होता है, बट जैसे ही हम उसके साथ सॉल्ट ऐड करते हैं तो उसका एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है, तो इमीडिएटली एनर्जी देना शुरू करता है वो। नाउ लास्ट थिंग, अगर बिल्ट भी कम है, एक्टिविटी भी कम है, अलर्ट अटेंटिवनेस भी कम है, और रिस्पॉन्स टू कॉल भी कम है, दैट मीन्स दैट कि जो बच्चा है वो बहुत ही पुअरली नरिश्ड है, तो हमें हर चीज पे काम करना होगा। साथ ही में उसको रिस्पॉन्स टू कॉल को इंक्रीज करने के लिए किड स्पेसिफिकली नीड्स एड ऑन प्रोटीन्स एंड मिनरल्स इन द डाइट। तो आप उसको कुछ भी प्रोटीन पाउडर, थोड़ा सा भी, हाफ अ स्कूप अकॉर्डिंग टू द एज, उसकी डाइट में ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज आई सजेस्ट कि उसकी डाइट में पनीर की क्वांटिटी को बढ़ा दें डेली। उसको अप्रोक्सीमेटली, अगर बच्चा 10 साल के अराउंड है तो उसके डाइट के अंदर 50 ग्राम के अप्रोक्स पनीर की वैल्यू बढ़ा दें। पनीर इज रिच इन प्रोटीन एंड दैट टू वो नेचुरल प्रोटीन है, तो बहुत जल्दी बॉडी के अंदर एब्जॉर्प्शन उसका होना शुरू होता है, एंड इट विल गिव वेरी गुड रिजल्ट्स विद इन अ वेरी फ्यू डेज। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी आप न्यूट्रिशन को ऐसे ना देखें कि वो कोई जादू की छड़ी है, 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा, नहीं। न्यूट्रिशनल वैल्यूज को बच्चों के अंदर ठीक होने में बहुत टाइम लगता है, दे मे टेक टाइम अराउंड 1 year ऑल्सो। सो बी पेशेंट, बी काम एंड गो ऑन। व्हेन वी नेक्स्ट कम कि कैसे अंडर नरिश्ड या ओवर नरिश्ड बच्चों को मैनेज कर सकते हैं, तो अंडर नरिश्ड बच्चों के लिए की है कि आप उनको हमेशा सेमी सॉलिड फूड ज्यादा दें। सॉलिड फूड बहुत, उनका जिनको बहुत ज्यादा च्यू करना पड़ता है, ऐसे फूड को कम कर दें उनकी डाइट में। उनकी डाइट को हमेशा स्प्लिट कर दें, 6 से 7 डाइट पर डे। जब वो स्प्लिट डाइट्स होंगी, एंड मेक श्योर कि एक डाइट में 50 ग्राम से 100 ग्राम एज पर द एज, और जितना उस बच्चे का डाइजेशन कैपेसिटी है, पेरेंट्स बेटर नो कि उसकी डाइजेशन कैपेसिटी कितनी है, उस डाइजेशन कैपेसिटी से हमेशा हाफ फूड उसको दें, सो दैट वो फूड बहुत इजीली डाइजेस्ट हो जाएगा और धीरे धीरे उसका एपेटाइट इंक्रीज होता चला जाएगा। फॉर अ सिंपल एग्जाम्पल, कि अगर आप कहीं पे एक थोड़ी सी आग जल रही है और उसके ऊपर बहुत सारी लकड़ी एकदम से डाल दे, तो वो आग बुझ जाएगी। बट अगर उसमें थोड़ा थोड़ा घी और थोड़ी थोड़ी लकड़ी डालते रहे, तो वो आग बहुत तेज बढ़ती चली जाती है। सिमिलरली हमारा डाइजेशन का कंसेप्ट है कि हमारे पे अगर कोई बच्चा अंडर नरिश्ड है, तो इसका मतलब उसकी डाइजेशन कैपेसिटी बहुत वीक है। तो उसकी डाइजेशन कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए आप उसके खाने में घी की मात्रा को ज्यादा बढ़ाएं, घी खाना बनाते हुए इस्तेमाल करें, ऊपर से ना डालें, और खाने की क्वांटिटी उसकी थोड़ी थोड़ी कर दें, बट फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दें, बार बार दें लेकिन बहुत थोड़ा थोड़ा दें। सूप्स बहुत अच्छा हेल्प करते हैं, सूप्स एंड जूसेस, एंड स्पेसिफिकली वहाँ चूज करें कि जो मीठे सूप हो, मीठे सूप हो, मीठे जूसेस हो, वो दें। मीठे या खट्टे सूप, वेजिटेबल सूप ना दे, दाल सूप ना दे, ये सब नरिशमेंट तो देंगे, बट जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल नहीं होगी यहाँ पे। दूध में फुल क्रीम मिल्क दें, दिन में अप्रोक्सीमेटली 100 ml टू 200 ml दूध देना चाहिए। विद, अगर बच्चा दूध वैसे ही पीता तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो एडिड टेस्ट मेकर्स आप उसके अंदर डाल सकते हैं। नेक्स्ट कम टू द ओवर नरिश्ड अगर बच्चे हैं तो उनके लिए कैसे करना चाहिए। ओवर नरिश्ड बच्चों को बेसिकली आप होल ग्रेन्स ज्यादा देना शुरू करें।
लीफी वेजिटेबल ज़्यादा देना शुरू करें बिकॉज दे हैव रिच फाइबर। तो ये क्या करेगा, बच्चे का पेट भर देगा, उसको न्यूट्रिशनल दे देगा बट कैलोरीज कट कर देगा। हमें जब भी ओवरली नरिश्ड है तो हमें नरिशमेंट उनको ज़्यादा देना है बेसिकली, लेकिन उनकी कैलोरीज कट करनी है। जितनी ज़्यादा कैलोरीज कट करेंगे उतना ज़्यादा उनका न्यूट्रिशन और अच्छा होता चला जाएगा। मोर ओवर उनका वेट भी बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। सूप्स, उनको दालों के सूप ज़्यादा दें, वेजिटेबल सूप ज़्यादा दें। अपार्ट फ्रॉम दैट स्वीट टेस्ट नहीं होना चाहिए, मीठे नहीं होने चाहिए। उनको दाल ज़्यादा दें, दाल में भी अरहर की दाल उनके लिए बहुत अच्छी रहती है। अरहर की दाल, मूँग की दाल, मसूर की दाल, चने की दाल, ये सब बहुत अच्छी हैं, बट प्रायोरिटी पे अरहर की दाल का पानी, अरहर की दाल पतली-पतली करके बना के घोट के बिल्कुल उसमें थोड़ा-सा हींग, जीरा डाल के वो ज़्यादा दें। वेजिटेबल ज़्यादा दें खाने के लिए। खाने में राइस कम करें या ट्यूबर्स सारी कम करें। आलू, अरबी, गोभी, मूली ये सब बंद कर दें। ये सब जितनी भी सब्जियाँ जो हैं ज़मीन के अंदर होते हैं, वो बेसिकली प्लांट्स का स्टोर्ड फूड होती हैं, रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं, वो और ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स को शरीर में बढ़ाते हैं, जिसकी हमारे को ज़रूरत अभी है नहीं। मिल्क में मिल्क देना ज़रूरी है बिकॉज़ इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ प्रोटीन, तो डबल टोन्ड मिल्क उनको ज़्यादा दें। विच उसमें फैट कट हो जाएगा बट बाकी सारे जो मिल्क के न्यूट्रिएंट्स हैं, वो सारे बच्चों को मिलने शुरू हो जाएँगे। सभी के लिए क्या इम्पोर्टेंट रहता है कि हमेशा अपने घर में कुकिंग के लिए फैट्स में सिर्फ घी और सरसों का तेल, ये 2 फैट यूज़ करें। और कोई फैट अगर किसी को एलर्जी है इनसे देन इट्स अदर थिंग, बट मोस्टली रिफाइंड ऑयल्स की बजाय घी और मस्टर्ड ऑयल ज़्यादा यूज़ करें बिकॉज़ दे आर रिच इन एचडीएल, हाई डेंसिटी लिपिड्स व्हिच विल कन्वर्ट हमारे बॉडी के अंदर जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, उसको गुड कोलेस्ट्रॉल में ये कन्वर्ट करते हैं। मोरओवर मिल्क की क्वांटिटी थोड़ी-सी ज़्यादा रखें। स्पाइसेस में हींग, अजवाइन, जीरा, हल्दी, काली मिर्च, दालचीनी, तेज पत्ता, जायफल, इमली, कड़ी पत्ता, अदरक। और नमक में स्पेसिफिकली मैं कहूँगा कि सेंधा नमक का इस्तेमाल करना शुरू करें। सेंधा नमक हैव ऑल द प्रॉपर्टीज व्हिच इज़ एसेंशियल फॉर अस। अ, फ्रूट्स में सारे सीज़नल फ्रूट्स बच्चों को देने चाहिए। जो सीज़नल फ्रूट्स नहीं है उनको थोड़ा-सा अवॉइड करें बिकॉज़ एनी हाउ दे आर उनका राइपिंग प्रोसेस जो होता है वो ठीक नहीं होता। तो सीज़नल फ्रूट्स हमेशा बच्चों को दें, सीज़नल ही दें। जिस सीज़न में जो फ्रूट आता है वही फ्रूट बच्चों को देना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट फूड कोई बहुत ज़्यादा न्यूट्रिटिव वैल्यू ऐड नहीं करते, अगर वो अनसीज़नल है, बट सीज़नल है देन दे आर गुड फॉर अस। एक चीज़ पे मैं स्पेसिफिकली एम्फसाइज़ करना चाहूँगा यहाँ पे, जब हम डाइट के लिए बात करते हैं बच्चों की, तो बच्चों की डाइट में घी की मात्रा हमेशा ज़्यादा रखें बिकॉज़ घी इज़ द ओनली, बहुत बहुत मिनिमम सी चीज़ें होती हैं जो हमारे ब्लड ब्रेन बैरियर्स को क्रॉस कर पाती हैं। उसमें से घी एक चीज़ है। तो जित और घी इज़, जैसे हमने पहले बात करी, सात्विक गुण में अच्छा होता है, घी प्रधान है, इम्पोर्टेंट है, जिसमें सात्विक गुण ज़्यादा होता है। तो घी की वैल्यू जितनी ज़्यादा फूड के अंदर होगी, उतना ज़्यादा बच्चे का एपेटाइट भी अच्छा होगा, नरिशमेंट भी अच्छा होगा एंड उसके हाई डेंसिटी लिपिड्स बढ़ेंगे, उसका ब्रेन डेवलपमेंट ज़्यादा होगा। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कमिंग टू द क्वेरीज़ जो हमारे पास थोड़ी-सी आई थी, मैं उनके ऊपर थोड़ा-सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि हम ईटिंग हैबिट्स, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये कि ईटिंग हैबिट्स बच्चों के अंदर कैसे हम इनकलकेट कर सकते हैं। देखिए, बच्चों की एक प्रॉपर्टी होती है कि जैसा वो देखते हैं, वैसा ही वो सीखते हैं। तो जो भी वो अपने पेरेंट्स को करता हुआ देखेंगे, वही वो सीखेंगे। जैसी आपको अपने बच्चों के अंदर हैबिट्स डालनी है, वैसी हैबिट्स आप खुद अडॉप्ट कीजिए। अगर आपकी डाइटरी हैबिट्स हेल्दी होंगी, आपकी न्यूट्रिशनल फैक्ट्स अच्छे होंगे, आप अच्छा डाइट लेते होंगे और टाइम टू टाइम लेते होंगे, तो बच्चे भी वैसे ही आपके अकॉर्डिंगली ही, आपके साथ ही उन्हीं हैबिट्स को अपने अंदर इनकलकेट करते चले जाते हैं। एक क्वेश्चन और था कि हमारे बच्चे बहुत कम खाना खाते हैं या फिर बहुत अंडरवेट हैं बिकॉज़ ऑफ लो न्यूट्रिशन। सिर्फ़ उसके लिए मैंने जैसा बताया कि आप उनके खाने के अंदर उनकी जो मील्स को है वो 5 टू 6 मील्स में स्प्लिट कर दीजिए। जितनी उनको भूख है, उन भूख का आधे से आधा हिस्सा या आधा हिस्सा उन्हें खिलाइए, जिससे कि उनकी जो भी उन्होंने खाया वो ईज़िली डाइजेस्ट हो जाए। सेमी सॉलिड डाइट पे उन्हें स्विच कर दीजिए, उनको सॉलिड फूड कम दीजिए। स्पेसिफिकली मैं फ़ोकस करूँगा कि मैदा के बने हुए जितने भी फूड्स हैं, वो उन्हें ना दें। बिकॉज़ मैदा विल टेक लॉट मोर टाइम टू गेट डाइजेस्टेड। उसकी वजह से बच्चों को भूख नहीं लगती है। भूख ना लगने की वजह से वो जल्दी नहीं खाते और मैदा में न्यूट्रिशनल फैक्ट्स बहुत मिनिमम होते हैं। उसके अंदर रिच वो रिफाइंड फ्लोर है, उसके अंदर से सब फाइबर्स निकले हुए हैं, तो वो डाइजेशन में बहुत टाइम लगाता है। तो मैदा के बने हुए जितनी भी चीज़ें हैं, उन्हें ना दें तो ज़्यादा अच्छा है। जितना ज़्यादा हो सके व्हीट दें, बेसन के से बनी हुए बेसन का हलवा खिलाएँ, आटे का हलवा खिलाएँ, सूजी का हलवा खिलाएँ, जिसमें घी भी होता है, शुगर भी होता है, ऐड ऑन न्यूट्रिशनल फैक्ट्स भी होते हैं।
और साथ में उनके खाने में मैं एक चीज़ सभी पेरेंट्स को बताना चाहूँगा कि हमेशा अपने बच्चों के खाने में शुरू से ही थोड़े-थोड़े मसाले डालने की शुरुआत कीजिए, उन्हें आदत डालिए मसाले खाने की। बिकॉज़ जितना वो मसाला खाएँगे, थोड़ा-थोड़ा मसाला उनको खाएँगे, तो वो उतनी ही उनकी डाइजेस्टिव कैपेसिटी जो होगी, वो अच्छी रहेगी, उनके पेट के अंदर के जो एंजाइम्स हैं, वो ज़्यादा अच्छे रहेंगे, उतने ही अच्छे से वो फूड को डाइजेस्ट कर पाएँगे। सो ये दोनों ही प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। ना तो बच्चे अंडर नरिश्ड रहेंगे, ना बच्चे ओवरली नरिश्ड होंगे बिकॉज़ उनकी बॉडी एडिक्वेटली बिल्ट रहेगी। नेक्स्ट कम्स विद द जैसे-जैसे बच्चों को न्यूट्रिशनल फैक्ट्स ऐसे ही होते हैं, ऐज के अकॉर्डिंगली सिर्फ़ उनकी डाइट को थोड़ा-सा आप कम-ज़्यादा करते रहें एंड कई बच्चों को बीमारियाँ होती हैं, अगर जब हम देखें तो छोटे बच्चों में एक बीमारी मिलती है, बहुत जल्दी-जल्दी उनको रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस होते हैं, कोल्ड कफ होना, छाती में से साउंड आना, खाँसी होना, बुखार बहुत जल्दी-जल्दी होना। तो इसके लिए इस पे आप ध्यान दें कि कभी भी बच्चों को दही रात को ना खिलाएँ। रात को दही खिलाने से हमेशा दिक्कतें बढ़ेंगी। बच्चों को ठंडा पानी ना दें, बचपन से ही उन्हें आदत डालें कि हल्का-सा गुनगुना पानी वो हमेशा पिएँ, ठंडा पानी बिल्कुल ना पिएँ। कोल्ड बेवरेजेस ना दें, उन्हें जूस भी देना है तो फ्रेश जूस अगर घर का आप दे सकते हैं, पल्पी हो, ज़्यादा बेटर है। बट जिन बच्चों को गला खराब रहता है, उनको कोई भी जूसेस ना दें। स्पेसिफिकली जो भी जूस खट्टे होते हैं, वो ना दें। अगर जूस अवॉइड कर सकते हैं, तो ज़्यादा बेटर है कि कोई भी जूस उन्हें ना दिया जाए। सूप दे सकते हैं आप उनको, वेजिटेबल सूप दे सकते हैं, दैट वुड बी गुड। हमेशा उनके खाने में थोड़ी-सी मात्रा में अदरक, थोड़ी-सी मात्रा में तुलसी, अगर उनको डेली आप अदरक का, तुलसी का पानी दें, तो वो ज़्यादा अच्छा है। उनके खाने के अंदर जो भी सूप उन्हें देंगे, सूप के अंदर थोड़ी-सी अदरक और थोड़ी-सी काली मिर्च उनको रेगुलरली दें। करंट सिनेरियो में अगर हम देखा जाए तो एक बहुत मेजर थिंग जो है इम्यूनिटी, हाउ टू बूस्ट अप योर इम्यूनिटी ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ कोरोना। तो मैं थोड़ा-सा उसके बारे में आपको बता दूँ कि अगर हम इम्यूनिटी का कांसेप्ट देखें आयुर्वेदा वे में, दैट इज़ द बिभेति दुर्बलो वीक्षणम ध्यायति व्यथितेंद्रिय। अगर हमारी इम्यूनिटी कम है तो बेसिकली ओज कम है एंड ओज इम्यूनिटी विल इंक्रीज विद द गुड न्यूट्रिशन। जितना अच्छा हमारा न्यूट्रिशन होगा, उतनी अच्छी हमारी इम्यूनिटी होगी और उतना ही अच्छा हम डिसीजेस से बचे रहेंगे, अपने बच्चों को डिसीज से बचा पाएंगे। राइट। एक क्वेश्चन एक है कि बहुत सारे पेरेंट्स के रहते हैं कि बच्चों को बहुत जल्दी कंजेशन हो जाता है, छाती के ऊपर कफ बहुत ज़्यादा रहता है, खाँसते हैं तो घर-घर की आवाज़ आती है। उसको कैसे कम किया जाए? आप बच्चे के दूध में जब भी उसे दूध दें, दूध एक तो कोशिश करें कि दूध मलाई उतार के दें बच्चों को, क्योंकि दूध के अंदर जो मलाई होती है, वो कफ की वृद्धि करता है, कंजेशन को और बढ़ाएगा। तो दूध दें तो दूध हमेशा हल्दी और अदरक में पका के दें। साथ में ऊपर से थोड़ी-सी काली मिर्च डाल दें, तो जिससे बच्चे का टेस्ट भी ठीक रहेगा, उसको कोई दिक्कत भी नहीं होगी। अगर वो भी नहीं पीता है, तो आप एक चीज़ और कर सकते हैं व्हिच इज़ न्यूट्रिटिव आल्सो, कि 1 ग्लास पानी के अंदर गर्म पानी लें गुनगुना-सा, या फिर 1 ग्लास पानी को बॉयल कर लें जिसके अंदर थोड़ी-सी तुलसी, थोड़ी-सी अदरक, थोड़ी-सी हल्की-सी 1 पिंच काली मिर्च, ये डाल के उस पानी को पका लें। जब वो ठंडा हो जाए, तो उसके अंदर अच्छे से शहद मिलाएँ जिससे कि वो मीठा हो जाएगा और वो बच्चे को पिलाएँ। इससे उसके जो चेस्ट का कंजेशन है वो धीरे-धीरे रिलीफ होना शुरू हो जाएगा, साथ ही में उसको एनर्जी भी मिलेगी एंड ऑल दीज़ थिंग्स विल हेल्प टू फाइट द इन्फेक्शन आल्सो। एक एडवाइस इसमें रहेगी कि आप बच्चे को स्टीम ज़रूर दें रोज़। रोज़ स्टीम देने से जो छाती पे जमा हुआ कफ है वो निकलना शुरू हो जाएगा। और जब तक उसको का खाँसी बहुत ज़्यादा है, तब तक उसके जितने भी फैट प्रोडक्ट्स हैं वो सब बंद कर दीजिए और डेयरी प्रोडक्ट्स उन बच्चों को जनरली कम से कम दें या ना दें तो ज़्यादा अच्छा है। डेयरी प्रोडक्ट एज़ इन दही हो गया, चीज़ हो गया, बटर हो गए, ये सब ना दें। घी दे सकते हैं हल्की-सी क्वांटिटी में, बट उस घी में भी आप खाना घी बनाते हुए डालेंगे, घी ऊपर से खाने में नहीं डालेंगे और खाने में हमेशा अजवाइन का और हींग का प्रयोग ज़रूर करेंगे। तो एक और क्वेश्चन है कि आजकल एक ट्रेंड चलता है बच्चों के अंदर कि वो खाना खाते हुए राइम्स देखते हैं या फिर टीवी टेलीविज़न देखते हैं बहुत ज़्यादा। तो बेसिकली इसको रिड्यूस करने का क्या है, ये हैबिट भी हमने ही शुरू करी है अपने बच्चों के अंदर। बच्चों को पहले से नहीं पता होता कि खाना खाते हुए राइम्स देखनी है या फिर टीवी देखना है। तो दिस इज़ स्टार्टेड बाय अस, सो वी आर द वन जिन्हें ये स्टॉप करना चाहिए। देखिए किसी भी हैबिट को बनने के लिए टाइम लगता है, तो उसे ख़त्म होने के लिए भी टाइम लगता है। तो स्लोली आप उसको उन चीज़ों को कम करना शुरू करें। राइम्स दिखाना कम करते जाएँ, उनको कंडीशन दें। 2 चीज़ होती हैं, एक होती है पॉज़िटिव रीइन्फोर्समेंट, एक होता है नेगेटिव रीइन्फोर्समेंट। तो कभी भी बच्चों के साथ पॉज़िटिव रीइन्फोर्समेंट देना चाहिए, मतलब उन्हें किसी भी चीज़ के लिए आप रिवार्ड्स दें। आप उनको बताएँ कि अगर आप बिना राइम्स के खाना खाते, तो हम आपको ये रिवॉर्ड देंगे एंड दैट रिवॉर्ड शुड बी वर्थ। ऐसा ना हो कि आप उन्हें लालच देना शुरू कर दें।
रिवॉर्ड शुड बी वर्दी। द सिमिलरली फॉर एग्जांपल कि अगर टीचर बच्चे ने कुछ अच्छा काम करो तो उन्हें स्टार देती है या स्माइली देती है, दोज आर रिवॉर्ड्स। और बच्चों के लिए वो बहुत छोटी छोटी चीज बहुत ज्यादा वैल्यू रखती है, तो उनको रिवॉर्ड्स देना, ऐसे कुछ ना कुछ रिवॉर्ड्स दें उन्हें कि अगर आप बिना राइम के तो खाना खाएंगे तो हम ये रिवॉर्ड आपको देंगे, तो स्लोली वो उनकी हैबिट छूटती चली जाएगी। राइम्स का टाइम लिमिट करते चले जाएं। इस पे जैसे मैंने बोला, बच्चों को चबाने में थोड़ी सी आलस आता है सभी बच्चों को, तो उनकी डाइट को सेमी सॉलिड डाइट पे जब आप शिफ्ट करेंगे तो वो थोड़े टाइम में पूरी मील अपनी कंप्लीट कर पाएंगे। पूरी मील कंप्लीट करने से आप उनका टाइम भी कम होता चला जाएगा। So for this, I thanks all of you to listen all this session. I hope कि मैं आपको कुछ informative बता पाया हूँ, and this would be good for your kids as well, and आप कुछ अच्छा nutrition अपने बच्चों को दे पाएं। For with this, बाकी आप हमारे plans को lightfood.fit पे देख सकते हैं, अगर आपको और कुछ जानकारी चाहिए तो वहाँ से ले सकते हैं। Thank you, thanks one and all.